हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फंक्शन के क्लास 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले क्लास 2 में हम लोग सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में एक फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में जाने थे। आज हम और इस क्लास को आगे लेके बढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस में पहला आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग पहले क्लास 2 में पढ़ चुके हैं, और आज का क्लास 3 जो है वो और ग्रुप के फंक्शंस के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त होगी। तो दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचर फलन। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन। ये अचर फलन क्या होता है? अचर का मतलब ये होता है कांस्टेंट, यानी एक ऐसा वैल्यू जो फिक्स हो गया और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगी। तो इसका डिफिनेशन हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एनी फंक्शन f r to r is called constant function if fx equal to c। यहाँ पर इनपुट पे जो x है, फॉर ऑल इनपुट पर x किससे बिलोंग करेगा? r से बिलोंग करेगा। और यहाँ पर जो ये c है, ये c क्या है? कांस्टेंट है, यानी एक फिक्स राशि है। यानी इनपुट में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका आउटपुट का रिजल्ट क्या हो गया? फिक्स हो गया, यानी आउटपुट के रिजल्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे fx इक्वल टू 2 जो है ये एक प्रकार का कांस्टेंट फंक्शन है। ये एक प्रकार का कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो पूर्णतः फिक्स हो जाए, कभी परिवर्तन नहीं हो। अब इसके इनपुट में हम कुछ भी रख दें, जैसे -2 रख देंगे, रिजल्ट इसका क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। अगर हम 1/2 भी रख देंगे तो रिजल्ट इसका क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। अगर हम √3 भी रख देते हैं तो रिजल्ट इसका क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। अगर इसमें हम -5/2 भी रख देते हैं तो रिजल्ट इसका क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। यानी एक प्रकार का कांस्टेंट फंक्शन हो गया कि इनपुट में हम किसी भी प्रकार का वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा आउटपुट 2 क्या हो गया? फिक्स हो गया, यानी एक प्रकार की क्या बन गई? कांस्टेंट फंक्शन बन गई। हमारे एवरीडे लाइफ में कांस्टेंट फंक्शन का यूज क्या है कि जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं और कभी कभी मोबाइल हैंग कर जाता है, तो क्या होता है कि एक फंक्शन जो होता है वो खुल जाता है, उसके बाद हम कोई भी इनपुट प्रेस करते हैं, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होती है। तो जिस समय आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होती है, यानी मोबाइल हैंग कर रहा है ना, तो उस समय वो क्या बन रहा है? कांस्टेंट फंक्शन बन जा रहा है। तो इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि इनपुट हम कुछ भी दे रहे हैं तो आउटपुट का वैल्यू क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। और यही कांस्टेंट फंक्शन का डिफिनेशन है। इनपुट में हम कुछ भी रखें, आउटपुट का रिजल्ट हमेशा के लिए क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। अब कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन रेंज और ग्राफ्स की चर्चा करते हैं। अगर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ खींचा जाए और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ खींचा जाए तो एक लेटस सपोज दैट एक कोई फंक्शन मान लेते हैं, fx इक्वल टू 2। fx इक्वल टू 2 जो है वो कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। fx इक्वल टू 2 कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू fx इक्वल टू, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। fx को y लिखा जा सकता है, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में ये सबको बता चुके हैं। और एक बात और आप लोग को बताना चाहेंगे कि मेरे जो चैनल है उस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर अलग अलग क्लास के देख सकते हैं। उसमें सब कैटेगरी बांट दी है। रिलेशन का अलग क्लास है, फंक्शंस का अलग क्लास है, 9 10th के लिए रेशनल नंबर के अलग क्लास है। जो क्लास हम टॉपिक का लेते जाएंगे उसका प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाके आराम से वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह से स्टडी
कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग जब इसका बॉक्स बनाते हैं, तो जब इसका बॉक्स बनाते हैं तो ये x हो गया और ये y इक्वल टू क्या हो गया, fx हो गया। अब इसके इनपुट का वैल्यू हम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 0 लिए तो ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि इनपुट कुछ भी लेंगे आउटपुट फिक्स रहेगा। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अगर हम यहाँ -1 लेंगे तो भी ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो भी ये 2 रहेगा। अगर -2 लेते हैं तो भी ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब यही होता है कि आप इनपुट कुछ भी ले लीजिए, आउटपुट वो हमेशा के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। अब जब इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो जैसे यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये x x डैश y y डैश, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ठीक है। अब देखा जाए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है, 2 है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है, 2 है। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना है, 2 ही है, दैट इज अ फिक्स। x का वैल्यू 2 -1 तो भी इसका वैल्यू कितना है, 2 ही है, वैल्यू फिक्स हो गया है। अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 है, वैल्यू फिक्स हो गया है। अगर इसका 2 है तो इसका भी -2 है, तो इसका 2 है y का, तो वैल्यू फिक्स हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि जितना भी वैल्यू है, सारा वैल्यू के लिए ये पॉइंट फिक्स है। तो इसका ग्राफ इस लाइन से ऐसे करके ये क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ है किसका, कांस्टेंट फंक्शन। दैट्स क्लियर। तो इस टाइप से कांस्टेंट फंक्शन का हम लोग क्या खींच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। अब बची इसकी डोमेन और रेंज की बात। तो डोमेन और रेंज की बात, तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन जो होता है, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो होगा इसका डोमेन क्या है कि x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, रूट में भी ले सकते हैं, बटा में भी ले सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर हम इनपुट में रख सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। क्योंकि y बराबर एफ एक्स अगर c कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो इनपुट में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो किसी भी प्रकार का हमको कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो x का जो इनपुट का वैल्यू होगा वो ऑल रियल नंबर हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन अगर इसके रेंज की बात कर लें, रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन का रेंज जो होता है वो आउटपुट वैल्यू होता है। तो आउटपुट में हमेशा एक फिक्स वैल्यू रहेगी 2, जैसे इसमें 2 है, अदर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसमें अलग वैल्यू रहेगी। तो इसका जो रेंज होगा वो एक फिक्स वैल्यू c होगा, इसलिए इसकी रेंज को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, c से इंडिकेट करते हैं। ये कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन और क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इस टाइप से हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए कि इस टाइप से ये कांस्टेंट फंक्शन का टोटली चीज है कि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि इनपुट में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट का वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। दूसरी बात कि कांस्टेंट फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल है, जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा कि x का हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो y का वैल्यू एक फिक्स है, जो फिक्सेबल वैल्यू है उस 2 पर जा रहा है। इस टाइप से इसका लाइन स्ट्रेट लाइन है जो किसी एक एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। उस तरह से डोमेन कांस्टेंट फंक्शन, इनपुट में हम सारे वैल्यू को ले सकते हैं, सारे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो होगा, रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो एक फिक्स वैल्यू होगी, इसलिए रेंज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन का एक c एक फिक्स वैल्यू, जैसे यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 हो, जो वैल्यू कांस्टेंट गिवन किया हुआ है वो वैल्यू हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब आगे हम लोग का तीसरा टाइप, तीसरा टाइप जो हम लोग का है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये बहुत ही पीवीआई टॉपिक है। ये सब जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे, जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जाएंगे, कैलकुलस में जाएंगे, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिना ये सिर्फ बेसिक्स होना हम लोग उन सब चैप्टर्स को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को इसकी जानकारी होना जरूरी है। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुपद फलन। बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। बहुपद फलन का डिफिनेशन क्या है? बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है। एनी फंक्शन f r to r is called polynomial function. Polynomial function if fx equal to a0 plus a1x a2x square a3x cube plus dot 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 an x power n. This is the स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें क्या है कि a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an जो है ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट यानी गुणांक। क्या है? गुणांक है जो किससे बिलोंग करेगा? जो बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से। और ये जो डिग्री दिखा जा रहा है, ये n जो है, ये n जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि अऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ऐसा वैल्यू जो ऑलवेज पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आप पॉजिटिव वैल्यू तो जान रहे हैं कि जीरो के बाद जितना भी वैल्यू है वो सारा पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू में भी पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब उसके बटा में सिर्फ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन तभी वो हो सकता है जब वो इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x पावर n। a0, a1, a2, a3, an जो है ये कोफिशिएंट है, और ये x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर n जो है ये वेरिएबल्स है जो इम्पोर्टेंट है, यही वेरिएबल्स। और ये n जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ दैट इज, इसको कह लीजिए कि ये एक तरह से पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब w बराबर 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 इस टाइप का वैल्यू होना चाहिए इसके डिग्री में यानी घात में, तभी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, अन्यथा ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप से पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का। जैसे fx इक्वल टू, एग्जाम्पल fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। वाई? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी वेरिएबल्स है सब डिग्री इसका कितना है? 2 है। इसका डिग्री कितना है? 1, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पर कुछ नहीं तो x पावर क्या छुपा हुआ है? 0। x पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। x पावर 0 छुपा हुआ है 1, 3 गुना 1 3 होगा, तो 0 भी क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये एक प्रकार का क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। उसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो दूसरा एग्जाम्पल fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि x क्यूब 2, 1 दैट इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। कोफिशिएंट और रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है इसके आगे में, और रियल में कुछ भी हो सकता है। और एग्जाम्पल देखें, fx इक्वल टू x पावर 4 माइनस 4x क्यूब 1/2x स्क्वायर रूट 3x प्लस 5। दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। डिग्री 4, 3, 2, 1, 0 है, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर कहा जाए कि सर क्या ये fx इक्वल टू x पावर 1/2 माइनस 2x पावर 3/2, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है? तो ये नेवर, कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री 1/2, 3/2 नॉन नेगेटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम कहें fx इक्वल टू 2 रूट x माइनस 3, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? नेवर।
क्यों? क्योंकि ये जो रूट एक्स है जब इसको आप घातांक के फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स का पावर 1/2 - 3 हो जाएगा, विच इज नॉट इंटीजर, दैट इज नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन होने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेरा वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स का डिग्री हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी दैट इज ए होल नंबर होना चाहिए, यानी वो प्लस में हो और पूर्ण संख्या हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। उसी तरह से f(x) = x², दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। उसी तरह से हम लोग f(x) = x³ ले लें तो दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स का कुछ पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये इस टाइप के फंक्शंस क्या हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। अब हम आप लोग को कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस के एग्जांपल्स ग्राफ दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r such that f(x) = x²। ये f(x) = x² जो है दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक प्रकार का क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस है। अब क्या कहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज, एंड इसका डोमेन और रेंज निकालना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि f(x) = x², दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर इसको लिखें y = f(x) = x² तो हैव नो प्रॉब्लम, y = f(x) लिख सकते हैं फंक्शंस को। अब जब हम इसका बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर ये आपका x हो गया और ये y = क्या हो गया? f(x) हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। x का वैल्यू -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 होगा। x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। x का वैल्यू -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? +4 होगा। अब इन वैल्यू से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये x डैश एंड y डैश, कोई दिक्कत? ये आपका 0, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 एंड -3, दैट्स क्लियर। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 0 है। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 0 है। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है? 1 है। तो दोनों का मिलन यहाँ पर होगा। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या है? +1 है। दोनों का मिलन यहाँ पर होगा। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है? 4 है। यहाँ पर हम लोग 4 ड्रॉ कर लेते हैं। y का वैल्यू कितना है? 4 है। तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है? 4 है। तो आपको 4 x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू कितना है? 4 है। -2 पर ये कितना है? 4 है। दैट्स क्लियर। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो इस तरह से इसके ग्राफ यहाँ पर आएंगे और इस तरह से इसके ग्राफ यहाँ से बेंड कर जाएंगे और इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोल। चूंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक परवलय होता है, यानी पाराबोला होता है। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यानी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डोमेन ऑफ f, यहाँ पर डोमेन ऑफ f जो होगा वो x का हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x के सारे वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। डोमेन x का वैल्यू होता है, x के सारे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? डिफाइन है। तो डोमेन ऑफ f जो होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर। लेकिन ध्यान रखना है, डोमेन तो क्लियर हो गया, लेकिन रेंज की अगर बात करें, फॉर रेंज यानी परिसर की बात करें तो y = x²। अगर स्क्वायर है इधर तो ये इधर आएगा √y = क्या बचेगा? x। तो मेरा रेंज जो आउटपुट y है वो किस में फंस गया? रूट में फंस गया। और आप लोग याद रखिएगा कि कोई फंक्शन रूट में फंस गया तो दिस फंक्शन डिफाइंड ओनली व्हेन, ये फंक्शन तभी परिभाषित होगा जब y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर आ गया तो ये तभी डिफाइन होगा जब उसका वैल्यू 0 के बराबर या 0 से क्या हो? बड़ा हो, तभी वो डिफाइन होगा।
तो यहाँ पर अगर रेंज बात कर लें तो रेंज ऑफ एफ क्या है, 0 के बराबर, तो 0 से लेकर कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका क्या होगा, रेंज होगा। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को देख लिए और इसके ग्राफ्स को देख लिए। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन था। अब हम लोग अगले क्लास में आगे के टाइप्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग को इतना फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करके आना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियो जो है वो आप लोग तक पहुँचे और आप लोग उसको शेयर भी करें ताकि जो इस क्लास के स्टूडेंट हैं वो आसानी तरीके से इस चीज़ को स्टडी कर सकें और अच्छी तरह से समझ सकें। और हम अगले क्लास में अगले फंक्शंस को लेके आएंगे। थैंक यू।